साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के पहले अपन को प्रतिरोध तो ज्ञात करना ही होता है। यह प्रश्न आपके प्रायोगिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो है, साथ ही साथ अक्सर करके देखा गया है कि जो बोर्ड परीक्षा में थ्योरी में भी ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है। वहाँ पर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन ये आता है कि किसी मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु प्रयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों में कीजिए। उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, आवश्यक सिद्धांत एवं सूत्र, सारणी वगैरह वगैरह। तो आपको एक प्रकार से यहाँ से दोहरा फायदा होगा और अपन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी अपन पूर्णतः देखेंगे। साथियों, मेरा मानना है कि प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल जो होते हैं ये केवल उपकरण के दर्शन करने के लिए और उससे रीडिंग लेने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप अच्छे मन से और पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से देख करके समझ करके करते हैं तो आपका जो थ्योरी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल जब करेंगे तो निश्चित तौर पे थ्योरी में कोई भी प्रश्न आपके सामने आए बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो प्रैक्टिकल यहाँ समझाते हैं, प्रायोगिक कार्य यहाँ सिखाते हैं आप लोगों को, तो ना केवल गणना करवाने के लिए कि प्रैक्टिकल जा कर के दिखा दिए कि ये उपकरण है और ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं। हम उसकी छोटी छोटी बातें भी बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सा समय तो देना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा वादा है कि यदि आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और यहाँ से आपको थ्योरी में जो भी प्रश्न आपसे बन आएंगे परीक्षा में तो निश्चित तौर से आपसे बन ही जाएंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। विद्यार्थियों, जैसा कि उद्देश्य है मीटर सेतु द्वारा किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो कोई भी प्रैक्टिकल करना होता है तो सबसे पहले आवश्यक उपकरण की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से आवश्यक उपकरण होंगे। अपन लैब में अपन चलेंगे, वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, पर नाम तो पहले से मालूम होना चाहिए ना कि लैब में हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो मीटर सेतु मिलेगा सबसे पहले, मीटर सेतु, फिर धारामापी, प्रतिरोध बॉक्स, लेकलांसी सेल और जॉकी, स्क्रू गेज, प्लग कुंजी, प्रायोगिक तार, संयोजक तार यानी जिनसे अपन को जोड़ना होता है परिपथ, संयोजक तार इत्यादि। इसका सिद्धांत बोलूं तो इसका सिद्धांत यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है, आप लोग सीख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत का निगमन कीजिए। क्या होता है? P/Q बराबर R/S, है ना। तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। साथियों, यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसको मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो तार जो प्रयोग किया जाता है वो 1 मीटर लंबा तार होता है। जो तार इसमें लगा होता है मैग्नीन धातु का होता है और उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। तो एक मीटर सेतु और यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, तो इसलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है। अब यहाँ पर हम इसका सिद्धांत डिटेल में जानेंगे। पहले यहाँ पर ये उपकरण कैसा होता है यहाँ बता दूँ। यहाँ पर ये पीतल या धातु की ये पत्तियाँ होती हैं मोटी मोटी इस टाइप से ये, और ये पट्टी होती है यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पत्ती जो होती है यहाँ पर बीच से कटी होती है और ये पत्ती यहाँ से कटी होती है। संयोजक पेच यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ लगे होते हैं। और जो मीटर सेतु का 1 मीटर लंबा तार होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये 1 मीटर लंबा होता है और इसी के जस्ट सामने एक स्केल लगा होता है जिससे अपन को नापना पड़ता है कि संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है। अब होता क्या है कि ये मीटर सेतु का ये तार है ना, 1 मीटर लंबा तार, और ये क्या है, लेकलांसी सेल। यहाँ पर आप कोई दूसरा सेल भी, बैटरी वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे लेकलांसी सेल और ये कुंजी है। और ये आरबी क्या है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है ना। यहाँ भिन्न भिन्न ओम के प्रतिरोध के प्लग होते हैं, आप देखेंगे। और ये एस क्या है, इस यहाँ जो तार का अपन को विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको यहाँ ज्वाइंट करते हैं। थोड़ी कनेक्शन समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर ये जो सेल है, सेल का प्लस सिरा देखिए कहाँ से जा रहा है, सेल का प्लस सिरा जा कर के तार के ए पॉइंट पर जोड़ देते हैं यानी फर्स्ट बिंदु पर यहाँ पर, ठीक है। और माइनस सिरे पे कुंजी निकालते हैं, कुंजी लगाते हैं और जा कर के उसको सी से जोड़ देते हैं, ठीक है।
और ये आर भी कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ, ये एम एन बोल सकते हैं अपन, एम और एन ये 2 पॉइंट बोल दीजिए, इसके बीच में यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, आर भी जोड़ दिए। और यहाँ पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, पी क्यू समझ ले, पॉइंट डाल दिए अपन ने, इसके बीच यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब देखें कि यह व्हीटस्टोन और ये जे क्या है, यहाँ पर जॉकी है। विद्यार्थियों, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का चित्र तो ये है, थोड़ी इससे अपन टैली करते हैं, ठीक है, कि ये परिपथ इसके समतुल्य क्यों है, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। तो सेल का प्लस सिरा देखिए कहाँ गया, जा कर के ए पॉइंट पर गया। सेल का प्लस सिरा देखिए जा कर के ए पॉइंट पर गया। सेल का माइनस सिरा के बीच में कुंजी और जा कर के सी पॉइंट पर गया। ये माइनस सिरा, कुंजी और ये गया, तो आपको ये मिल गया, ये सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जहाँ संतुलन बिंदु आता है, जहाँ बैलेंस आता है, धारामापी में विक्षेप 0 0 आता है, तो वहाँ पर वो बिंदु जो कहलाता है, तार पर वो जो बिंदु होता है, नाप लेते हैं स्केल के सामने, तो वो जो बिंदु होता है उसको अपन बी कहते हैं। तो तार के इतने भाग का प्रतिरोध कहलाता है, ए बी भाग का प्रतिरोध कहलाता है पी, इतने भाग का प्रतिरोध कहलाता है पी, और बी सी भाग का प्रतिरोध क्यू कहलाता है। तो देखिए ए और बी के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, पी, देखें ए और बी के बीच में मिल गया पी, और बी और सी के बीच में प्रतिरोध मिल गया क्यू, ठीक है। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, सी और डी, तो ये पॉइंट है, देखिए ये सी और ये पॉइंट है डी, तो सी और डी के बीच में आपको क्या मिल रहा है, अज्ञात तार का, मतलब जो तार है उसका प्रतिरोध, मतलब जिसको अपन को ज्ञात करना है वो तार, प्रायोगिक तार यहाँ जोड़ेंगे, है ना, तो प्रतिरोध एस हो गया। अब डी से ए के बीच में, देखिए डी से ए के बीच में, डी ये है, ए ये है, इसके बीच में आर मिल गया, ठीक है, ये आर मिल गया, तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये लाइन अपन ने समझ लिया। अब एक ये समझते हैं, बी पॉइंट देखें ये है और डी पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, बी और डी के बीच में ये देखिए गैल्वेनोमीटर मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, जॉकी है, ठीक है। तो बी पॉइंट ये हो गया, डी हो गया, तो कुल मिलाकर के ये सर्किट इसके समतुल्य है, इसलिए यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप जानते हैं कि P/Q बराबर R/S होता है। अब देखें कि इसका सूत्र कैसे, अगर आपको लिखना आए ना, सिद्धांत और सूत्र लिखिए, तो वो कैसे करेंगे। तो ये देखें कि यदि मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु का तार जो मैग्नीज धातु का होता है उसका प्रतिरोध प्रति सेंटीमीटर x है, यानी 1 सेंटीमीटर प्रतिरोध का मान कितना x है। अब संतुलन बिंदु अपन को B प्राप्त होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूं कि संतुलन बिंदु क्यों B पर, मतलब संतुलन बिंदु क्यों प्राप्त होती है। आप ये जानते ही हैं कि परिपथ में धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसके 2 बिंदु होंगे, तो उन बिंदुओं के विभव में अंतर होगा, मीन्स विभव अंतर होगा। लेकिन अगर यहाँ का विभव और यहाँ का विभव सेम हो जाए, तो इसमें से, इस परिपथ में से, गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो उस स्थिति पर क्या हो जाएगा कि विक्षेप शून्य होगा। वही पॉइंट अपन को ज्ञात करना होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब संतुलन बिंदु माना कि यहाँ बी पर प्राप्त होती है, तो तार अगर इतना तार का ये वाला भाग, ए बी वाला भाग कितना है, एल है, ठीक है, एल सेंटीमीटर है। पूरी तार कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, तो इतना एल है, तो इतना कितना बचेगा, 100 में से ये एल घटा देंगे तो 100 माइनस एल, यानी बीसी का जो मान हो जाएगा, बीसी का मान हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। अब हम कहें ए बी भाग का प्रतिरोध कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध x होता है, तो एल सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार BC भाग का प्रतिरोध कितना होगा, BC की लंबाई कितनी थी, 100 माइनस एल, उसमें x का गुणा कर देंगे तो Q का मान आ जाएगा, यानी BC भाग के प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो ये हुआ P का मान, ये हो गया Q का मान। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत, इसमें मान भर दिए हमने, PQ का मान ये भर दिए, P का मान ये है, Q का मान ये है, R/S ये लिखा है, x से x ये कट जाएगा। अब अपन को s का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो इसका कैलकुलेशन करने पे s आ जाएगा। इस सूत्र की सहायता से हम जो प्रायोगिक तार लिए हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ जोड़ दिए हैं, इसको जोड़े हैं, उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है प्रायोगिक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में काफ़ी अंतर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाएं, है ना,
तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर सूत्र होता है ये पाई आर स्क्वायर इंटू एस। एस हो गया तार का प्रतिरोध बटे कैपिटल एल यानी तार की लंबाई। अब ये सूत्र कहाँ से आ गया, चूंकि आप जानते हैं कि रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है आर ए बटे एल। आर यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तार का कितना निकल गया था एस। ए यानी तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और एल है चालक तार की लंबाई। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चालक तार का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, प्रतिरोध। फिर हम चालक तार की त्रिज्या निकाल लेंगे और चालक तार की लंबाई निकाल लेंगे। इनका मान यहाँ पर भर देंगे तो क्या निकल आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी पूरी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको कॉपी में नोटबुक में नोट करने में आसानी जाएगी। तो आपने अभी प्रैक्टिकल का जो सिद्धांत था, सूत्र था, उसके बारे में जान ही लिया है, और उपकरण के बारे में तो नाम तो उसे परिचित हो ही गए हैं। अब उपकरण का जो यथार्थ रूप में कैसे उपकरण कैसे हैं, कनेक्शन कैसे करना है, गणना कैसी करना है ना, रीडिंग कैसी लेनी है, ये सब चीज़ें अपन चल करके देखते हैं प्रयोगशाला में। वहाँ अपन एक एक उपकरण के बारे में डिटेल से जानेंगे और कनेक्शन भी सीखेंगे और रीडिंग भी लेंगे। तो इसलिए ये बने रहिएगा पूरे वीडियो में साथ साथ। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन जाने लेते हैं उपकरण के बारे में। यहाँ पर प्रयोगशाला में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मीटर सेतु है। इसको मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये देख रहे होंगे आप, दिखाऊं तो यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार लगा होता है और बाजू में मीटर स्केल लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पत्तियाँ होती हैं जिससे कनेक्टेड रहता है पूरा तार यहाँ तक। और यहाँ पर फिर अपन अभी बताएंगे, यहाँ पर रजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया जाता है ना, प्रतिरोध बॉक्स ये आपको दिख रहा होगा प्रतिरोध बॉक्स। और यहाँ पर जा कर के ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये इस तार का अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये यहाँ जोड़ दिया गया है। अभी कनेक्शन आपको बताएंगे, पहले उपकरण के बारे में जान जाइए। तो मीटर से तो ये तार जो होता है मैग्नीशियम धातु का होता है। अब ये बात करते हैं, ये है आपका सेल, लेक्लांसी सेल इसको कहते हैं। इसमें कार्बन की छड़ होती है जो धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण और कार्बन का चूर्ण भी भरा होता है। सरंध्र पात्र के अंदर ये रखा होता है, ठीक है। और इसमें दिख रहे होंगे बीच में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का घोल है यहाँ पर। और ये जिंक की जस्ते की जिंक की छड़ है जिस पे पारा चढ़ा होता है, लेपित होता है। ये ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, ये कुंजी कहलाती है। अब इसके बाद ये आपको तो पता ही है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और ये है आपका धारामापी गैल्वेनोमीटर, और ये है आपकी जॉकी। तो उपकरण के बारे में आपने अभी जान लिया। अब इसका परिपथ समझ लेते हैं कि इसका परिपथ कैसे, कनेक्शन कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं कनेक्शन में, देखेंगे कि सेल से शुरुआत करते हैं ना। सेल में आप देखिए यहाँ पर ये धन इलेक्ट्रोड है, तो धन इलेक्ट्रोड का संबंध ये जो तार जो गई है ना, जिसको आपने देखा तार है 1 मीटर लंबी तार, तार के ए पॉइंट पर जुड़ा हुआ है ना। यानी यहाँ पर अब देखें कनेक्शन, ये है आपका जो धन इलेक्ट्रोड सेल का। ये देखिए, ये जा कर के आप इस पॉइंट पे भी जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट पे भी जोड़ सकते हैं, तो ये ए सिरा कहलाएगा। अब देखते हैं सेल का, यहाँ देखिए सेल का, देखिए ये ऋण सिरा। तो ऋण सिरा कहाँ से गया, ऋण सिरा पे जाकर के कुंजी का कनेक्शन होगा, और जाकर के ये जाकर के यहाँ पर सी पॉइंट पर, जो तार का दूसरा सिरा होता है उसको सी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखें अपन कनेक्शन, ये ऋण सिरा जा रहा है, ऋण सिरा ये यहाँ बीच में कुंजी, यहाँ पर प्लग लगा दिया जाता है इस टाइप से यहाँ पर प्लग लगा देते हैं, तब सेल चालू हो जाता है। अभी ज़रूरत नहीं तो निकाल लो। अब इसका ये कुंजी का ये देखें तार ये जा रहा होगा, और ये जा कर के ये देखें ये गया आपके यहाँ से कनेक्शन है, ये इसमें पट्टी की सहायता से करंट आ जाता है, तो ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट को अपन सी पॉइंट कहते हैं। और तार के बीच में जहाँ भी देखेंगे संतुलन बिंदु ज्ञात होता है, कहीं भी यहाँ कहीं भी आएगा, उसको अपन बी पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया ए, समझ लीजिए ए, तार का संतुलन बिंदु जहाँ भी आएगा वो कहलाएगा बी, और तार का एंड पॉइंट हो गया सी। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ जो पॉइंट रहेगा वो ए कहलाएगा, और जहाँ संतुलन बिंदु आएगा वो बी कहलाएगा, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा सी, है ना। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्रकार से आपके तार है। ये वाला कनेक्शन तो आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि ये आरबी कहाँ जुड़ा हुआ है। तो आरबी देखें कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो पत्ती गई होगी, पत्ती के एक सिरे पर
ये रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होगा और यहाँ पर दूसरे पे कनेक्शन होगा। देख लेते हैं ये प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स से ये 2 तार निकले हैं। ये दो तार कहाँ गए हुए हैं देखिए, पहला ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कनेक्शन और दूसरा यहाँ पर, तो ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे कनेक्शन देखते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स के बाद बीच में अगर देखना चाहे तो यहाँ गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा, डी पॉइंट पर ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ये, और इससे जॉकी निकली हुई है, तो ये बीच का पॉइंट कहलाता है, ये डी पॉइंट है। अब यहाँ पर ये देखें ये तार जा रहा है, ये काय में गया गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वहाँ से ये दूसरे सिरे से अपन ने ये निकाल दी जॉकी। ठीक है, जॉकी निकाल दी, इस टाइप से दूसरे सिरे से कनेक्शन करते हुए जॉकी निकाल दी है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन ने ये वाला परिपथ भी पूरा कर लिया। अब बचा हुआ ये जो दूसरा खंड बचा हुआ है, दोनों पट्टी जो बची हुई हैं धातु की, इनके बीच में अज्ञात तार का प्रतिरोध जुड़ा होगा। देखिएगा ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रकार से कनेक्शन हो गया। अब देखें ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्यों कार्य करता है, कैसे है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ से जहाँ संतुलन, ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ से जहाँ संतुलन बिंदु माना यहाँ प्राप्त होते, तो इतने तार के प्रतिरोध को बोलेंगे P, है ना, और इतना हो गया AB। ठीक है, अब यहाँ B पॉइंट आ गया माना। ठीक है, अब यहाँ से B से चलते हैं तार का आखिरी सिरा ये, तो इतने तार के प्रतिरोध को कहते हैं Q। तो ये हो गया B, तो ये हो गया यहाँ पर देखेंगे B और C, तो BC के बीच में हो गया Q। तो आप ये देखें व्हीटस्टोन सेतु में A, B और C, तो ये हो गया P और Q, AB के बीच में P और इसके बीच में Q। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं ये R और S। तो देखें ये प्रतिरोध कहलाता है R, ज्ञात प्रतिरोध, प्रतिरोध बॉक्स ये, और जो जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है S। तो ये परिपथ आपका ये हो गया P, Q, R, S ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ से ये धारामापी जुड़ा हुआ है विकर्ण में, यानी पहले विकर्ण में धारामापी जोड़ देते हैं और जॉकी लगाते हैं, दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी जोड़ते हैं। तो ये पूरा सर्किट व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखते हैं कि कनेक्शन सही है कि नहीं। प्रैक्टिकल करने के पहले कनेक्शन की जांच कर लेनी चाहिए। तो इससे प्रतिरोध बॉक्स से अपन 1 ओम या 2 ओम का प्रतिरोध निकाले, कोई भी प्लग निकाल सकते हैं। ये हमने 0.1 ओम का निकाल दिया यहाँ से। अब देखते हैं विक्षेप की दिशा धारा मापी में, पहले कुंजी प्लग लगा दूँ सेल का, ये लगा दिया। अब ये अपन ने इसके मीटर सेतु पे अपन ने एक पॉइंट पे टच कराया। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इसका विक्षेप एक साइड पे जा रहा है, इस साइड पे लेफ्ट पे। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे साइड पे रख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं ये तार पे यहाँ दूसरे पे रख रहा हूँ, तो देखिए विक्षेप की दिशा पलट रही है, यानी कनेक्शन सही। कनेक्शन की जांच कर लिए। तो अब इस प्रकार से कनेक्शन करने के पश्चात प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये प्रतिरोध बॉक्स दिख रहा होगा, तो प्रतिरोध बॉक्स से 3 ओम का प्रतिरोध निकालने, तो 1 ओम का ये निकाल लिया, दूसरे ओम का ये, तो परिपथ में 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ गया। अब देखते हैं यहाँ पर संतुलन बिंदु, सेल की प्लग अच्छे से लगा देना चाहिए, अच्छे से टाइट है। अब देखते हैं कि संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं जॉकी को ए पॉइंट पर रखते हैं, कहीं पर इस तार की यहाँ पर रख दिए, ये यहाँ पर रख रहे हैं, विक्षेप देख रहे हैं इस साइड जा रहा है। अब देखते हैं इसके दूसरे सिरे पर रख करके, इसमें यहाँ पर रख करके कि विक्षेप किस दिशा में जा रहा है। तो ये देखिए विक्षेप दूसरी दिशा में जा रहा है, यानी पलट रही धारा की दिशा, यानी संतुलन बिंदु कहीं आएगा। अब चूँकि आपका समय बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए चूँकि हमने इस प्रैक्टिकल को अपने विद्यार्थियों को पहले ही कराया था, तो हमें मालूम रीडिंग कहाँ कहाँ आए थे। तो 3 ओम पे लगभग देखते हैं 71 के आसपास, 71.5 के आसपास आई थी रीडिंग। तो वहीं पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिएगा 71 के आसपास, तो यहाँ टच कर रहा हूँ, ये टच कर रहा हूँ, तो देखिए धारा उसमें गैल्वेनोमीटर में एक भी विक्षेप नहीं आ रहा है, 0 पे ही कांटा है, यानी 71.5 पहली रीडिंग हो गई। इसमें सारणी में बताऊं, ये L1 कहलाएगी, आपकी L1 कहलाएगी। जब प्रतिरोध बॉक्स देखिए
प्रतिरोध बॉक्स बाईं ओर है, इस ओर है, ये बायां, और अपने जो तार जोड़ा था तो दाएं, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, जब प्रतिरोध बॉक्स बाईं ओर हो तो 3 ओम पर कितना निकला है, हम इसको यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं तो आपको आसानी जाएगी। तो यहाँ पर जब 3 ओम का अपन ने लिया, ये मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर 3 ओम, तो L1 का मान निकला है, अभी अपन ने नोट किया 71.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अभी इसको नहीं करेंगे, है ना, ये जो लिखा है जब दाईं ओर हो, इसको अभी नहीं करते। पहले यहाँ पर 3 रीडिंग फटाफट ले लीजिए। तो अभी 3 ओम पे निकालें। अब इसके बाद 5 ओम पे रीडिंग लिए लेते हैं, 3 ओम, ये 4 ओम, एक ओम बढ़ा दें, अंतराल समान रखें। तो मैं 4 ओम पे निकाले दे रहा हूँ रीडिंग। ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर कितना निकला हुआ था, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मैं बताऊँ, ये 1 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम, तो 3 तो पहले थे, तो मेरे को 4 ओम का निकालना है। तो पहले 1 ओम का लगा दूँ, ये 2 और ये 2, तो 2 2 4 ओम का प्रतिरोध प्लग निकल चुका है। अब फिर संतुलन बिंदु की दूरी देखेंगे। विद्यार्थी जॉकी को रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। तो अभी हमने प्रतिरोध बॉक्स से 4 ओम का प्रतिरोध निकाल चुके हैं। अब इसकी रीडिंग देखते हैं कितने पे आ रही है। तो 70 के आसपास ऊपर ही जाएगी, है ना, 71 तो अभी आई थी, तो 71 के आगे ही देखना शुरू करें। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 75 के आसपास रख रहा हूँ, तो विक्षेप देखें, इस साइड पलट रहा है, इस साइड जा रहा है, तो यानी यहाँ पर नहीं आने वाली, 75 के ऊपर ही जाएगी रीडिंग। मैं देख रहा हूँ 78 या 9 के आसपास, तो ये देख रहा हूँ यहाँ पर देखें 79 पे रखने पे कांटा थोड़ी सा हिलता है, कांटा थोड़ी से एक साइड पे जाता है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 70, ये 8 है, ये 9 है, 79.5 के आसपास, 79.5 यहाँ पर रख रहा हूँ ये। तो ये देखें, यहाँ पर ये टच करा रहा हूँ, उसमें देखें विक्षेप, यहाँ देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, टच कराने के बाद भी ये कुछ भी विक्षेप नहीं आ रहा है, यानी सेकेंड रीडिंग आपकी आ गई यहाँ पर 79.5। विद्यार्थी थोड़ी सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि खुद रिकॉर्डिंग भी करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सा हिल रहा होगा कैमरा। तो 4 पे अपन ने देखा, 4 ओम का प्लग निकाले थे, तो 79.5 सेंटीमीटर आई थी रीडिंग। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे 5 ओम का प्लग। तो यहाँ देखिए 4 ओम का तो पहले निकला हुआ था, 1 ओम का प्रतिरोध और निकाल लेते हैं, ये तो हो गया 5 ओम का प्रतिरोध निकल चुका है। अब फिर से रीडिंग लेंगे कि रीडिंग चूँकि अभी आई थी 79.5, तो इससे ऊपर ही जाएगी, तो लगभग 80 के आसपास देख रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 80 यहाँ के आसपास रख रहा हूँ, क्योंकि 79 तो वहीं आई थी रीडिंग। तो ये देखो यहाँ पर रखने पे ये टच करा रहा हूँ तार पे, यहाँ पर ये। अब विक्षेप देखते हैं कहाँ जा रहा है, तो देखते हैं विक्षेप, ये पूरा आ रहा है, इसी पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, टच कराने पे कांटा बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है, यानी 0 पे आ रहा है। ये संतुलन बिंदु हो गई तीसरी रीडिंग 80 पे, है ना। तो यहाँ प्रेक्षण तालिका पे मैं नोट कर दूँ, तो प्रेक्षण तालिका पे 5 ओम पे हम देखते हैं, 5 ओम पे कितनी आई है रीडिंग, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिए 80.0 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा है जब RB दाईं ओर हो, RB दाईं ओर हो, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये देखें, यहाँ पर ये जो तार जुड़ा हुआ था ये दाईं ओर था, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा था ये बाईं ओर है। अब इनकी पोजीशन पलट दीजिए, यानी यहाँ से तार को इसको निकालें, और इसको तार को निकाल करके जहाँ प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में जोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच में, और प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ से निकाल करके इस सेट पे कर लेना है, और फिर रीडिंग लेना है। सेम ऐसे ही पहले 3 ओम पे लेना, फिर 4 ओम पे, 5 ओम पे। हम चूँकि इसकी रीडिंग ले चुके थे, तो आप वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, सेम इसी प्रकार तो लेना है। तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि L2 स्थिति यानी 3 ओम पर जब RB दाईं ओर था, तो इसकी रीडिंग आ गई थी 72.5 सेंटीमीटर, और ये 4 ओम पर आ गई थी यहाँ पर कितना, 81.5
5 सेंटीमीटर और 5 ओम पे इसकी रीडिंग आ गई थी 81 सेंटीमीटर, ये है ना, ये 81 सेंटीमीटर ये आ गई थी। अब इनकी गणना करना है, तो पहले ये एक्चुअल एवरेज औसत निकालने के लिए बताया गया। क्या त्रुटि हो जाती है अपन को रीडिंग लेने में, तो गलतियां दूर हो सकें, इसलिए दो बार अपन रीडिंग लेते हैं, है ना। जब बाईं ओर हो फिर दाईं ओर हो, फिर दोनों को अपन ने जोड़ दिया, जोड़ करके यहाँ पर इनका एवरेज निकाल देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 72 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर औसत आ जाएगा 80.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सूत्र पर हम ये R का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 100 तो है, और L का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 72। तो इस पे मान भरेंगे, मैं एक में भर के बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर R का मान हो गया 3 ओम, यहाँ 100 और यहाँ पर L का मान हो गया 72 और ये L का मान यहाँ पर हो गया 72। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पे आएगा लगभग, हमने कर लिया है 1.16 ओम, है ना, इतना आएगा। इसी प्रकार सेकेंड रीडिंग में R का मान यहाँ पर 4 और यहाँ पर इसका मान 80 आया, L का मान यहाँ 80 भरेंगे, तो इसका जो आया है तो इसका मतलब कैलकुलेशन करने पे तो इसमें आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाली रीडिंग लेंगे, ये इसको यहाँ पर भरेंगे, तो इसका पूरे का इसका हल करने पे उत्तर आ रहा है 1.21 ओम। ये अब ये तीनों ये जो अज्ञात प्रतिरोध हुए इनका एवरेज निकाल लेंगे, इनका औसत निकालने पर आएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके भाग देंगे अपन, है ना। ये 3 परीक्षण हैं, इन तीनों को जोड़ करके 3 का भाग देंगे तो औसत निकल रहा है इसका 1.12 ओम। इस सारणी में बताई गई रीडिंग को आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके गणना में काम में आएंगी। अब अपन जो ज्ञात करेंगे, जो तार है, इस तार की त्रिज्या को भी ज्ञात करना होगा। तो ये स्क्रू गेज होता है, आपको दिख रहा होगा, और स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं। ये कहलाता है मुख्य स्केल, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे खंड दिख रहे होंगे, और ये कहलाता है इसका ये वृत्तीय पैमाना। तो तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तार को हम भी पहले इस डायरेक्शन में अपन ये फंसाया, इस टाइप से पहले इसको टाइट कर लीजिए। जब पास में आए तो आप तार को इसमें फंसा लेंगे, आपको बनता होगा वैसे त्रिज्या ज्ञात करने। ये अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर कितना आ रहा है। यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर पहले पहला खंड, ये मुख्य स्केल जिसको बोले थे, तो मुख्य स्केल में पहला खंड दिख रहा होगा, तो वो 0 वाला खंड है, तो मुख्य स्केल का पाठ्यांक हो गया 0। अब इसके बाद ये वृत्तीय स्केल में ये जो दिख रहा होगा वृत्तीय स्केल यहाँ पर, तो इसमें देख रहे होंगे लगभग 80 भाग, वृत्तीय पैमाने का 80 भाग मिल रहा होगा, और उसका 0 था, है ना। यार मुख्य स्केल का पाठ्यांक 0 और इसका हुआ 80। अब इसकी गणना कैसे लिखेंगे, एक बार तार की त्रिज्या इस टाइप से व्यास निकालेंगे, फिर तार को पलटा देंगे, तार को अपन इस डायरेक्शन में पलटा लेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे करके 4-5 रीडिंग ले लेंगे, फिर एवरेज व्यास निकल आएगा। हमने जो गणना की थी मैं उनको लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, और उसी प्रकार से और भी करना पड़ेगा। देखिए पहले जो पाठ्यांक आया था जो 0, मुख्य पैमाने का खंड आ गया 0, और वृत्तीय पैमाने में भाग की मतलब 1 का मान हो गया 0, और इसमें इसका आया था 80 खंड मिल रहे थे, तो n का मान हो गया 80। अब इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा करना पड़ता है इसमें n में, यानी क्या हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 80 गुणित 0.001। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट मतलब 0.080 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को, ये हुआ A और ये हुआ B, A और B को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.08 सेंटीमीटर, इतना ही रहेगा। अब सेकेंड रीडिंग इसी प्रकार ले लेंगे, तो ये मुख्य स्केल में 0 ही आई थी, सेकेंड बार में हमने रीडिंग ली थी तो 75वां खंड मिल रहा था, तो ये B का मान हो जाएगा, समझ लीजिए 0.075 अल्पतमांक का गुणा करने से। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये तो 0 ही है, यानी कुछ नहीं होगा, इतना ही रहेगा, 0.075 सेंटीमीटर ये हो गया। इसी प्रकार तीसरी रीडिंग, तो ये मुख्य स्केल का 0 निकला था, यहाँ का 78 में इतने अल्पतमांक का गुणा कर देंगे इसका,
तो यहाँ जाएगा 0.078 सेंटीमीटर। अब ये a प्लस बी करना पड़ता है, तो ये तो 0 ही है ना, तो इसलिए इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ही आएगा 0.078 सेंटीमीटर। अब ये व्यास है ना। अब इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, तीनों व्यास को जोड़ करके एवरेज निकाल लेंगे। 1 2 3 तीनों प्रेक्षण को जोड़ने पे इतना आया था, तो बटे में 3 करेंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। इसका एवरेज निकला था 0.0776 सेंटीमीटर। ये 2r का मान है। इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या निकलेगी 0.0388 सेंटीमीटर लगभग, है ना। तो ये त्रिज्या हो गई। तो आपने त्रिज्या कैसे निकालते ये सीख लिया, संतुलन बिंदु की दूरी कैसे निकालते ये सीख लिया। अब इसकी गणना हम बोर्ड में समझाएंगे, तो इसके बाद चलते हैं क्लास में। तो साथियों, अभी आपने प्रैक्टिकल कर लिया है और प्रेक्षण तालिका में जो रीडिंग है उसे नोट भी कर लिया है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि गणना कैसे करते हैं। तो गणना समझने के लिए पहले आपने जो सारणी से जो रीडिंग मेन रीडिंग आ गई है उनको आप नोट कर लीजिए। प्रेक्षण तालिका से आपने देखा ही है कि जो तार थी, अज्ञात तार है, उसका जो अज्ञात प्रतिरोध है वो S का मान आपने कितना ज्ञात किया था, 1.12 ओम। ठीक है, आपने नोट किया है ना। अब दूसरे नंबर पे तार की त्रिज्या जो स्क्रू गेज से निकाली है अपन ने, वो निकाली है 0.03883 सेंटीमीटर। और जो तार उसमें लगी थी, परिपथ में लगी थी, वो तांबे की थी और उसकी जो लंबाई थी हमने नाप ली थी पहले, वो एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन हम यहाँ पर ओम सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो लंबाई नापी हो मीटर में नहीं नापी ना, काहे में ली है, सेंटीमीटर में ली है। ठीक है ना, तो यहाँ ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक आएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। और एग्जाम में अगर आ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए तो आप ओम मीटर लिखेंगे। ठीक है, और सूत्र क्या होता है, तो रो बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, रो बराबर पाई R स्क्वायर इंटू S बटे कैपिटल L। अब चलिए इसमें मान भरते हैं। तो पाई का मान भर दिए 3.142 स्थान तक रखे अपन ने पाई का मान, और R त्रिज्या का मान अपन ने ये रख दिया, ये जो त्रिज्या थी यहाँ पर इसका मान रख दिया, वर्ग है तो वर्ग किए हैं। S का मान अपन ने ये रख दिया। ठीक है, L का मान 10 सेंटीमीटर यहाँ रख दिए। अब बस इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले इसको तो लिखे रहने दिए, इसका वर्ग आप थोड़ी सा अलग से आपको कैलकुलेटर की सहायता से करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है, समय बच सके। क्या है ना, 2 घंटे का प्रैक्टिकल हमने आपको आधा घंटा के अंदर करवा रहे हैं, तो थोड़ी समय तो बचाना पड़ता है। जिसका जब हमने गुणा करके कैलकुलेटर से किया तो इसका मान लगभग दशमलव के 1 2 3 4 5 स्थान तक ले लिए, तो इतना आया। और इसको अपन ने ये ज्यों का त्यों लिखे रहने दिए, 10 ये लिख दिए हैं। अब ऊपर इसका गुणा इसमें, फिर जो आया इसमें गुणा करेंगे तो सबका गुणा करने पे ऊपर अंश जो आ गया इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0.00531, और बटे में 10 था। अब वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखे जाते हैं, किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखा जाता है ना। तो यहाँ जो 10 है इसको हम अभी यहाँ कुछ घात नहीं तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, ऋण 1। ये दशमलव को हमको खिसकाना पड़ेगा यहाँ पर, तो 1 2 3 अंक तक खिसकाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, 10 की घात -3। ठीक है, हम इस साइड दशमलव ला रहे हैं तो -3, तो 10 की घात -3 यहाँ आ गया, इसके कारण ये। ठीक है, अपन ने दशमलव को यहाँ से लेकर के यहाँ ला रहे हैं, तो 10 की घात -3 लिख दिया अपन ने ये। ठीक है, अब ये -1 तो पहले से था। घातांक नियम जानते हैं कि गुणा करने पर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -3 -1 तो -4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि रो बराबर 5.31 गुणे 10 की घात -4 ओम सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रैक्टिकल करने के बाद उसका परिणाम भी लिखा जाता है। गणना करने के पश्चात फिर परिणाम भी लिखते हैं। परिणाम क्या लिखेंगे कि दिए गए तार के पदार्थ अर्थात तांबे की तार थी ना हमारी, तो दिए गए तार के पदार्थ यानी तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी इसको अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो बराबर कितना निकला, 5.31 गुणे 10 की घात -4 ओम सेंटीमीटर ज्ञात किया।
तो विद्यार्थियों ये था पूरा प्रैक्टिकल। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हाँ, सावधानी भी रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सावधानी भी लिखना पड़ता है। तो सावधानी तो सबसे पहले कि सभी पेंच अच्छे से कसे होने चाहिए। परिपथ की जांच कर लेनी चाहिए। हमने बताया ना प्रयोग की कैसे जांच करते हैं। और जॉकी को रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि रगड़ के चलाने से क्या होता है, रगड़ के चलाने से एक तो उसकी त्रिज्या घट जाएगी, है ना, पतला हो जाएगा ना तार। तो जब त्रिज्या घट जाएगी तो प्रतिरोध तो बदल जाएगा ना। तो जॉकी को रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। और सेल का उपयोग जब करना हो तभी उसमें सेल का प्लग लगाना चाहिए, है ना। नहीं तो धारा बहती रहेगी तो तार गर्म होगा, तार गर्म होने से प्रतिरोध प्रभावित होता है। और हाँ, वाइवा में या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहीं भी एक प्रश्न, या आप जो 2 नंबर 1 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न आता है उसमें भी पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि जो तार होता है वो काय का होता है, मैग्नीज धातु का होता है ना। कितना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। अब बात यहाँ पर ये बना दिया जाता है क्वेश्चन कि मैग्नीज धातु का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। उसका आंसर ये रहेगा कि मैग्नीज धातु का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होने के कारण ताप में परिवर्तन का प्रभाव, यानी जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ताप भी बदल सकता है ना थोड़ी बहुत। तो ताप में परिवर्तन करने से प्रतिरोध पे जो प्रभाव होता है वो बहुत कम पड़ता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होने से ताप का प्रभाव प्रतिरोध पर कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। इसलिए इसको मैग्नीज धातु का तार इसमें प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने छोटी छोटी बातें भी जानी और पूरा प्रैक्टिकल भी डिटेल से गणना सहित परिणाम सहित समझ लिया। ऐसे वीडियो बनाने में समय और मेहनत दोनों लगती है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने अन्य साथियों तक अधिक से अधिक भेजें। यही प्यार आपका मिलता रहेगा तो हम और अच्छी भी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी करें जिससे सबका भला हो। हमारा प्रयास यही है कि आप प्रैक्टिकल में ही नहीं बल्कि थ्योरी में भी कमाल करें और आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो पर। जय हिंद।